हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स के आगे के पोर्शन के बारे में। दोस्तों, जो भी पोर्शन यहाँ पर बचा था उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों यहाँ पर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों, यहाँ पर हम जो अकाउंट सीख रहे हैं वहाँ पर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके हमेशा दो साइड होंगे, एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट। ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करो, दो साइड तो होंगे। जिस ट्रांजैक्शन के दो साइड होंगे नहीं, वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो साइड होंगे। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें आप सिंगल एंट्री से जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट के प्रिंसिपल पर चलती है। हर ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, ईच ट्रांजैक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। अब ये लेजर क्या होता है ये आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे इन डिटेल में जब आगे चैप्टर्स में आएंगी। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जो भी चीज डेबिट हुई है उसका क्रेडिट तो होगा ही होगा, या फिर जो भी चीज क्रेडिट हुई है उसका डेबिट तो होगा ही होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। सिंपल था। अब बात करते हैं जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है डबल एंट्री सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो ये बहुत ही इजीली होता है हमको ये चेक करने में कि क्या हमने किसी एंट्री को आधा करके तो नहीं छोड़ दिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमने डबल एंट्री सिस्टम में बहुत अच्छे से सारी एंट्रीज को कंप्लीट किया है, इसीलिए हमारे डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस दोनों मैच होता है। अब दोस्तों, जो डबल एंट्री सिस्टम है वो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लगा सकता है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम का यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी कि जो भी सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करता, वो खाली आधे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसलिए वो सिंगल एंट्री में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देता है। और इस सिंगल एंट्री सिस्टम में दो फोल्ड भी नहीं होते, या तो क्रेडिट एंट्री होगी या तो डेबिट एंट्री होगी। तो इसमें कोई ट्रायल बैलेंस नाम की चीज भी नहीं होती है। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। याद रखिए दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम में खाली दो ही टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। बाकी कोई भी अकाउंट नहीं बनता। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ सिस्टम बट अ लैक ऑफ सिस्टम एज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। एक एंटरप्राइज कुछ तरीके से रिकॉर्ड कर रही है, दूसरी एंटरप्राइज कुछ भी रिकॉर्ड कर रही है। और यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसीलिए लोग जो है इसको अपने मन से यूज करते हैं, खाली अपने पर्पस के लिए। ये कहीं भी ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, फॉर अदर ट्रांजेक्शन बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर सिंगल रिकॉर्ड होता है, कहीं पर डबल रिकॉर्ड होता है, इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है सिंगल एंट्री सिस्टम की। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, जो अभी हमने पढ़ा था वो था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पूछता है तो आपको अलग आंसर लिखना है, अगर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछता है तो आपको अलग आंसर लिखना है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। और अब बात करेंगे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2.4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो टाइप का होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। अब दोस्तों, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कैश बेसिस। यानी कि अगर हम कैश बेसिस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की, तो सारी चीजें कैश से ही रिकॉर्ड होगी, सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को गुड्स सेल किया है क्रेडिट में, उधारी में माल बेचा है, तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बेसिस में। लेकिन दूसरा जो है वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये कि जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैंने किसी को सामान दिया उधारी में,
तो वो उधारी वाली एंट्री भी होगी एक्रूअल बेसिस में। तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन एक्रू होते हैं वैसे वैसे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं तभी रिकॉर्ड होता है, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं और पढ़ते हैं। The cash basis entries in the books of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipt or payment becomes due। आपको कैश लेना हो या देना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको कैश मिलता है या आप कैश देते हो तभी इसकी एंट्री होती है। लेट अस से फॉर एग्जांपल इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ December 2014 is paid in January 2015, it would be recorded in the books of account only in January 2015। अब अगर आपका दिसंबर मंथ का रेंट है वो जनवरी में पे होगा ना, तो वो जनवरी में ही रिकॉर्ड होगा क्योंकि कैश तो हमने जनवरी में दिया है। तो ऐसा होता है कैश बेसिस में। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी 15 would not be recorded in January but say in April when the payment for the same is received। तो अगर हमने कोई गुड्स सेल किया जनवरी में लेकिन उसको पैसा नहीं लिया, हमने उसको उधारी में सेल किया है लेकिन हम उसका पैसा अप्रैल में ले रहे हैं, तो कैश बेसिस में कब एंट्री होगी, अप्रैल में। अक्रूवल बेसिस में कब होगी, जनवरी में। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लगता है क्योंकि आपकी टाइम लिमिट तो इसमें रहती नहीं है। हो सकता है कि ईयर चेंज हो जाए, आप मार्च में कोई ट्रांजैक्शन करो क्रेडिट में और उसका कैश अप्रैल में आए तो यहाँ तो फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो गया। तो ये प्रॉब्लम होती है कैश बेसिस की अकाउंटिंग में। अंडर एक्रूअल बेसिस however revenue and cost are recognized in the period in which they occur rather than when they are paid। जैसे ही ट्रांजेक्शन ऑकर होता है वैसे ही एक्रूअल बेसिस में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू कैश। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें होती है। जैसे कैश बेसिस में क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश। लेकिन एक्रूअल बेसिस में होता है रिसिप्ट ऑफ कैश, राइट टू रिसीव कैश, पेमेंट ऑफ कैश, ऑब्लिगेशन टू पे कैश। ये चार चीजें होती है। Thus, under this system, the monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। अब मान के चलो दोस्तों, मैंने मार्च में एक बड़ा ऑर्डर आया और क्रेडिट में उधारी में मैंने उसको गुड्स सेल कर दिए। मार्च में 10 लाख के गुड्स मैंने खरीदे थे 6 लाख में, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो आप मेरे को बताइए कायदे से वो प्रॉफिट कब का हुआ, मार्च का। यानी कि मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब मार्च 21 आएगा तब मैंने 10 लाख के गुड्स सेल किए और जिसकी कॉस्ट 6 लाख थी, तो मेरे को 4 लाख प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों उसका कैश मेरे को मिला अप्रैल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो जब मेरे को उसका कैश अगले साल मिला तो अगर मैं कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग करूं तो मेरा सारा प्रॉफिट इस साल का अगले साल चले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस ट्रांजेक्शन को अप्रैल में रिकॉर्ड किया है जबकि वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए था मार्च में रिकॉर्ड। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन रिलेशन देयर। सिंपल था। अब आते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स फील्ड चूज किया। अब आप क्लास 11th और क्लास 12th पढ़ोगे, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होंगे कि आप बीकॉम करो, एमकॉम करो, अगर आपको सीए फील्ड में जाना है तो सीए फाउंडेशन क्रैक करो, सीएस फील्ड में जाना है तो सीएस फाउंडेशन क्रैक करो, और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं। तो अगर आपको सीए फील्ड में जाना है तो आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा। तो सीए फाउंडेशन जो कमेटी कराती है, जो बॉडी होती है जो सीएस को अपने अंडर रखती है, सीए बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई आपकी बॉडी हो गई, एनसीईआरटी बोल सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो और आप सीजी वाले स्कूल में पढ़ रहे हो तो सीजीबीएसई बोर्ड जो है वो आपकी हेड बॉडी होती है। वैसे ही सीए फाउंडेशन में आईसीएआई हेड बॉडी होती है जो पूरे सीए के एग्जाम्स करवाती है, एक सीए को बनाती है और सीए के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको
वो देखती है। तो जो आईसीएआई होती है, उनके पास एक और पावर होता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू कर सकती है। तो आईसीएआई जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि किस समय पे हमको कौन सी चीज कैसे अकाउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल उसमें ये लिखा रहेगा कि आपको फिक्स्ड एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे करनी है, आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है। ये सारी चीजें जो है ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी होती है। ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सारे जो फर्म्स है, सारे एंटरप्राइज है, सारे कंपनीज है, वो इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें ताकि सबके अकाउंट्स एकदम सिमिलर बने। अब आपको समझ आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो आईसीएआई के द्वारा इशू होता है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग uniformity in different accounting policies in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statement। सिंपल है कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए और नॉन कंपेरेबिलिटी को हटाने के लिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू किया जाता है। सेकेंडली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी वैल्यूएशन एंड नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो उसमें बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी होती है, वैल्यूएशन कैसे करना है वो उसके नॉर्म्स लिखे होते हैं, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की आपको जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं उसमें क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। इन एडिशन टू इम्प्रूविंग क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनहांसेस कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ इंट्रा एंड इंटर एंटरप्राइजेस। ठीक है, सिंपल था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है। बहुत ही सिंपल है, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी अकाउंटिंग हो, वो यूनिफॉर्म बेसिस पे हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, फुल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो नोट्स टू अकाउंट्स में, और साथ ही साथ जो हम अकाउंटिंग करें वो ट्रू एंड फेयर हो। तो ये तीन बात को आपको ध्यान में रखना है। ये था नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, एलिमिनेटिंग वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी यहाँ पर वेरिएशन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उन सबको एलिमिनेट करना और सबको कंपेरेबल बनाना। Accounting standard may call for disclosure for certain information which may not be required by law, but such information might be useful for general public, investor, creditors। यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स मांगते हैं जो लॉ नहीं मांगता, लेकिन वो आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पता होनी चाहिए, इसीलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। कंपैरेबिलिटी को बढ़ाती है। तो यहाँ पर इंटर और इंट्रा से क्या मतलब है, इंटर और इंट्रा से ये मतलब है कि अगर आपको अपने ही कंपनी के पुराने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है तो भी आप कर पाओगे, और अगर आपको अपनी कंपनी के अकाउंटिंग स्टेटमेंट को किसी और कंपनी से करना है कंपेयर, तो भी आप कर पाओगे। तो इंटर कंपनी यानी अपने कंपनी के पिछले साल के रिकॉर्ड्स, और इंट्रा कंपनी यानी कि दूसरी कंपनी से अपने आप को कंपेयर करना। फिर आता है लिमिटेशन क्या क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में 2-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब आप कौन से ऑप्शन चूज कर रहे हो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती है। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऑप्शन चूज करे, कोई दूसरा चूज करे, तो वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आता है। इट इज रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एकदम रिजिडली फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, और जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जैसे ही फॉलो करना पड़ता है पूरा अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई चीज़ रिकॉर्ड की, लेकिन आपको कोर्ट ने बोला, कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि आपको ये चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं करनी है, इसको दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करनी है, तो आपको कोर्ट की बात सुननी पड़ेगी।
क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टेज। तो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कोर्ट की बातों को इनकार नहीं कर सकता है। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रीवेलिंग स्टेटस। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब आते हैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जो अकेला इंसान चला रहा हो कोई बिजनेस, पार्टनरशिप यानी कि जो पार्टनर्स मिलकर चला रहे हो, सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF, AOP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते रहते हैं? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो बार बार चेंज होते रहता है। तो हमको जब जैसे जैसे हमको पता चलता है कि हमको ये चेंजेस लाने हैं तो हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देते हैं और उसके साथ साथ हम उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी मैच करते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारा बिजनेस इंटरनेशनल हो गया। तो अगर हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं और बाहर वाली कंपनी दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो हमारे स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ग्लोबल देखना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आते हैं IFRS क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे हमारे इंडिया में होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कमिटी है, हम बोल सकते हैं, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि जितनी भी कंपनी से पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनली वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, यानी कि उसको बोलेंगे IFRS। ठीक है, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो जो भी कंपनीज है वो बड़ी बड़ी कंपनीज इसको फॉलो करेगी। क्यों फॉलो करेगी? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हो सकता है कि फॉरेन से लोन ले, हो सकता है कि वो फॉरेन की करेंसी में डील करे, तो फ्रॉड ना करे, इसीलिए IFRS का यूज किया जाता है। ठीक है, IFRS हेल्प्स टू प्रिवेंट मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, IFRS प्रमोट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ईच ऑफ द बिजनेस ग्रोथ, यानी कि जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो सारी कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे जो सभी बिजनेस कंपेरेबल हो जाते हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर कोई IFRS सीख गया तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सीखने पड़ेंगे, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि मेरे को कंपनी के बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें देखनी है और फिर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों जो IFRS है उसको इंडिया में लाया गया और इंडिया में लाके इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको कर दिया गया IND AS। तो जो IFRS है वो ज़्यादा अलग नहीं है, इंड AS से बहुत सिमिलर है। IND AS इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS। IND AS इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। याद रखना, IND AS MCA ने नोटिफाई किया है। MCA कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि इन सभी चीज़ों पे ध्यान देती है। एंड हैज़ वाइड रेंज ऑफ कन्वर्जेंस एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम दिए गए हैं और IND AS के नाम दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको कुछ छोटे मोटे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, IND AS 2 इन्वेंट्रीज, AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, IND AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर नंबर्स भी चेंज है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको गाइडलाइंस दी गई है AS में और IND AS में। ठीक है, इसके बाद लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। अब आते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको वन कंट्री वन टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST। अगर आपको नाम सुन लो उतना काफ़ी है, ये क्या होता है जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली GST जानने की ज़रूरत है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी अलग अलग टाइप के जो टैक्स है वो गवर्नमेंट्स लेती थी। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्स मिला के जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे।
लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने लाया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें सारे टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि अगर आप अब सर्विस सप्लाई करोगे तो भी जीएसटी लगेगा, गुड्स सप्लाई करोगे तो भी जीएसटी लगेगा। सिंपल है, वन कंट्री वन टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जीएसटी में अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या करोगे, आप जो भी अपना गुड्स है या तो वो आप अपने स्टेट में बेचोगे या तो दूसरे स्टेट में बेचोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आप हो सकता है कि गुड्स छत्तीसगढ़ में बेचो, या फिर हो सकता है गुड्स आप छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश में बेचो। ठीक है, अब यहाँ पर दो केस आते हैं, एक आता है इंटर स्टेट, एक आता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी कि इंट्रा यानी कि उसी स्टेट के अंदर। तो अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो अपने गुड्स को, यानी कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर सेल करते हो अपने गुड्स को, तो आपको आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी लगता है अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही सेल करते हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो माउस है, ये माउस में जीएसटी रेट है 18%। मैं ये माउस बनाता हूँ, अगर मैं इस माउस को छत्तीसगढ़ के बाहर बेचूंगा कहीं भी कोई भी स्टेट में, तो मेरे को आईजीएसटी देना पड़ेगा 18%। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको छत्तीसगढ़ के अंदर ही बेचूंगा तो मेरे को सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना देना पड़ेगा, 9% और 9%। यानी कि लगना तो यहाँ पर भी 18% ही है, लेकिन यहाँ पर 9% सीजीएसटी में जाएगा और 9% एसजीएसटी में जाएगा। सिंपल है। तो अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमेश अ डीलर ऑफ पंजाब। रमेश कहाँ का है, रमेश पंजाब का है। यानी कि अगर वो पंजाब में सेल करता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लेकिन वो पंजाब के बाहर सेल करेगा तो आईजीएसटी लगेगा। सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब, यानी कि ये पंजाब का ही और पंजाब में गुड्स सेल कर रहा है तो इसको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। 10,000 के गुड्स है, जीएसटी का रेट 18%, तो अपने को 9% जो है वो सीजीएसटी आएगा, 9% एसजीएसटी आएगा। सिंपल है, तो 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 900 पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल है। अगर मैं बात करूं आईजीएसटी की, तो अगर रमेश मध्य प्रदेश का है, वो गुड्स बेचता है आनंद को जो कि राजस्थान में रहता है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट हो गया। और गुड्स कितने का है, 10 लाख का, जीएसटी रेट 18%, तो यहाँ पर आपको 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको लगेगा 18,000 एस आईजीएसटी। जो भी 18% है वो सीधा आईजीएसटी में लगेगा और वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सिंपल था दोस्तों, मैंने आपको छोटा सा फंडा समझा दिया जीएसटी का। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करो, और दोस्तों ये फंडे को अपने नोटबुक में लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, कस्टम, वैट, एंटी टैक्स और ट्राई लग्जरी टैक्स, ये सबको मिला के जीएसटी कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट इस डायग्राम का या फिर इस चार्ट का मतलब ये है कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि वो आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं लगता है, आप जो भी सामान खरीदते हो बेचते हो उसमें लगता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे लगे, जो होता है इनकम टैक्स। इसीलिए इनकम टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कुछ कुछ। तो सबसे पहले एक कॉमन लॉ रहता है, तो ज़्यादा लॉ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी फॉलो करने के लिए, क्योंकि सब कुछ एक ही लॉ में डाल दिया गया है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो भी स्टेट गुड्स को यूज़ करेगा जीएसटी उसको मिलेगा, उस स्टेट को मिलेगा। सिंपल है।
कॉम्प्रहेंसिव लेवी है, यानी कि बहुत ही इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट मिलता है। ये सारे जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब मैं आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, यानी कि जो भी रेट है वो टू, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कुछ गलत है। मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, 2 नहीं होगा वहां पर मेरे ख्याल से 20% होना चाहिए। ठीक है, 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, ये सारे टैक्स अब नहीं लगेंगे। जो भी एंटरटेनमेंट, लग्जरी, ये कुछ कोई भी मल्टीपल टैक्स अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल है। अब आते हैं एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है। बहुत ही वाइडन हो गया टैक्स बेस। रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो गए। जो रेट्स ऑफ टैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए बहुत सारे चीज़ों में। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था पहले, जब जीएसटी नहीं था तब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, तो इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, जो कि जीएसटी में हट गया है। जीएसटी में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। इसकी वजह से डिमांड भी बढ़ गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जीएसटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अब गुड्स को ले जाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरस्टेट के बारे में, वो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इंटरस्टेट यानी कि इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटरस्टेट मूवमेंट, जिसमें आईजीएसटी लगता है, जीएसटी लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्करेंटली। इंटरस्टेट यानी कि सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी सेंटर के पास जाता है, जीएसटी स्टेट के पास जाता है। यहाँ पर कुछ की टर्म्स लिखे हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, समरी लिखी हुई है, और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। दोस्तों अब इसके क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगे, और कमेंट करिए अपना डाउट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिए, मेरे एक सर कहा करते थे, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।